न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको समझने के लिए हमें पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल, इस पे हमने एक बंदा आया, उसने जो स्केट पहन रखे हुए हैं, उसने स्केट्स आर वेयरिंग इन हिज हैंड। और वो उसने इसे पुश करना स्टार्ट किया। ये बच्चा जो है इस बॉल को पुश कर रहा है। इसने इस बॉल में पुश लगाया। जब इसने बॉल को पुश किया तो हमने क्या देखा कि जैसे इसने बॉल को पुश लगाया, बॉल ने भी इसे पुश किया। और एज इसने स्केट पहन रखे हैं, जैसा कि इसने स्केट पहन रखे हैं, तो ये भी कुछ दूरी तक पीछे हटा। तो ये बच्चा जो था get back, apply force, experience force, move backward, पीछे की तरफ मुड़ गया। यहाँ से देखिए, फोर्स इधर लगाया और तो उसने भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स को लेते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ गया, मूव बैकवर्ड। इसी तरीके से जिस तरीके से एक बैल गले में जो रस्सी बंधी हुई होती है, उसे जब एक मैन अपनी तरफ फोर्स लगाता है, फोर्स बुल, मैन जब अपनी तरफ फोर्स लगाता है तो एक बैल को वो भी इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है। तो जो मैन ने फोर्स लगाया, हमने उस फोर्स का नाम दिया एक्शन। और जो उसे उस फोर्स के रिजल्ट में जो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा वो रिएक्शन। इसलिए कि यहाँ पर ये वाली इस बच्चे ने इस पे जो बॉल पे लगाया वो वाली फोर्स थी एक्शन। क्या थी? एक्शन। और इस एक्शन के बदले जो उसे देखने को मिला वो क्या था? रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्स। ये बात देते हैं, एक्शन
एंड रिएक्शन हम यहाँ जैसे बोल रहे हैं आर जस्ट फोर्स, आर जस्ट फोर्स, ये केवल फोर्स ही है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स के ही टाइप हैं। तो इस बात को देखते हुए क्या पता चलता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वह ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है जो कि उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और दैट इज ऑल अबाउट आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज। According to third law, whenever an object apply force on another object, whenever an object apply a force on another object, then that object also apply force on it, and apply force on it which is equal in magnitude, and opposite to the direction of applied force. तो थर्ड लॉ में क्या कहता है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वह जिस ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में भी लगाएगा। अगर हमने F फोर्स लगाई है, F फोर्स हमने लगाई है इधर, तो हमें F फोर्स इधर भी देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे लगाएगा और फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम इस तरीके दिखा सकते हैं, F12 माइनस F21 मीन टू से ऑब्जेक्ट 1 पर फोर्स लगेगी बाई 2 और दोनों ही इक्वल होंगी, दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। both the force act upon a body in a opposite direction। यहाँ से देखिए what do you mean एक्शन,
फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन, जो फोर्स एक पर्सन के द्वारा अप्लाई की जाती है उससे उस फोर्स को बोलते हैं एक्शन की फोर्स। और दूसरी रिएक्शन, फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू the result of action is reaction। जो फोर्स एक्शन की रिएक्शन में मिलती है उसे बोलते हैं हम रिएक्शन फोर्स। तो इसे देखते हुए हम थर्ड लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड लॉ को एक्शन और रिएक्शन के टर्म में to every action there is equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। According to third law, in terms of action and reaction, थर्ड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की टर्म में हम इस तरीके से करते हैं कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब कि जैसे होता है ऐसा ही तरीके से आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। Now an example to show थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्स और थर्ड लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने स्प्रिंग नंबर 1 लिया, इसे हमने दीवार से बॉल से टाइट कर दिया। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हमने इस स्प्रिंग को इसको दूसरे से टाइट किया। वन 2 3 4 5 6 7
हमने ये तो स्प्रिंग ले ली। अब हमने क्या किया, इस वाले स्प्रिंग पे फोर्स लगाया था, फोर्स। जब हमने ऐसा फोर्स लगाया तो हमने नोटिस किया कि हमने इस पर जो फोर्स लगा दिया 4 तक फोर्स इस पर लग चुका है, यहाँ तक इस पर फोर्स लगाई जा चुकी है। तो ये फोर्स ऑफ एक्शन हुआ, मीन टू से इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस मीटर में हमें 4 तक मिला, 4 न्यूटन, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। एक्शन 4 न्यूटन। फिर हमने इसको एक्शन को देखने के बाद हमने उस दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा, इसको। जब हमने इसको देखा यहाँ पर, तो इसमें भी कमाल की बात यह है कि इसमें भी 4 न्यूटन ही रहे, इसमें भी फोर्स लगी, इसने भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो फोर्स ऑफ रिएक्शन। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 न्यूटन। तो दैट प्रूव द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट प्रूव्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता चलते हैं। Now the application of third law of motion. Application of third law of motion. First application, first application, we walk on the road due to the force of action and reaction, action and reaction. First, second, while firing a bullet, a person experiences shock. Person experience shock. Third, when a person jumps from the boat moves backward. To shore. Boat move backward.
हॉस पाइप hose pipe provide backward force when water coming out with greater speed. Fifth, rocket fly in the sky. Also work on the principle. और थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Second, now by applying force, horse can move the cart forward. These are some of the applications of third law of motion. Let us understand them one by one. First, how we walk. तो देखिए दैट्स सरफेस. जब एक पर्सन यहाँ से जब एक पर्सन इधर की साइड मूव करता है तो क्या होता है, तो हम इसके फुट को देखते हैं. ये अपने पैरों से एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है. ये सरफेस है, सरफेस, और ये मेन का जो फुट है वो इस पर बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है. बैकवर्ड फोर्स लगाता है.
तो जब एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है तो उस बैकवर्ड फोर्स के रिजल्ट में इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स दूसरी मिलती है जो फॉरवर्ड फोर्स दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से हमारा पैर आगे की तरफ उठता है और हम इसी तरह से कंटिन्यूसली मोशन में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने फोर्स लगाया सरफेस पे वो था हमारा फोर्स ऑफ एक्शन। हमने एक्शन किया और एक्शन के रिजल्ट में जब हमारा पैर उठा और पैर उठाकर हमने आगे बढ़ाया वो हमारा फोर्स रिएक्शन हुआ। दैट इज द रिएक्शन। हियर also work of action reaction is satisfiable। इसी तरीके से we are not able to move on slippery road because in slippery roads that force of action or reaction is quite low। it might be possible that हम उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से फोर्स न लगा पाएँ, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने से बैकवर्ड फोर्स भी कम होती है और बैकवर्ड फोर्स कम होने से फॉरवर्ड फोर्स भी कम होती है। इसीलिए हम स्लिप रोड पे ज़्यादा नहीं चल सकते। सेकंड, व्हाई वी फील जर्क। व्हाई we feel jerk while firing bullet। बुलेट फायर करते समय हमें जर्क क्यों लगता है? यहाँ देखिए, ये एक बुलेट थी, हमने टिकट दबाया और टिकट दबा करके फोर्स ऑफ एक्शन से हमने इसे एक फोर्स ऑफ एक्शन हुआ और इसने बुलेट को आगे बढ़ाया विद द ग्रेटर स्पीड, विद द ग्रेटर एक्सेलरेशन। जब और बुलेट का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो थोड़ी सी मास में बहुत ज़्यादा स्पीड में चली गई आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पर इसने इस पर भी फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ रिएक्शन। थर्ड लॉ में क्या कहता है, अगर हम कोई चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें फोर्स लगाएगा, वो हमारा रिएक्शन का फोर्स होगा। एक्शन के फोर्स की वजह से हम पे एक रिएक्शन का फोर्स भी हमने देखने को मिला, जिसकी मदद से हमें वी फील जर्क। अगर बुलेट इधर पहुंच जाती है तो इधर हमें फोर्स लगती है, लेकिन ये जर्क होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बुलेट। इसका रीजन क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स अपॉन मास के बराबर होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि मास ऑफ बुलेट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं जो बुलेट जो हमारी गन है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा सा जर्क महसूस होता है केवल। इस तरीके से हम जब बुलेट फायर करते समय हमें उसे थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ता है ताकि वो हमारे हाथ से न छूट जाए, क्योंकि बुलेट फायर होते समय वो भी हमें एक जर्क या फोर्स देती है जो हमें पीछे की तरफ ढकेल सकता है। ये थर्ड, how a boat move, how a boat move।
तो यहाँ देखिए यहाँ पर ही पर्सन है, इसके हाथ में ये सोर्स लगे हुए हैं, ये चाकू जो होते हैं। तो इसने क्या किया, इसने अपने इन सोर्स से फोर्स लगाते हुए पानी को बैकवर्ड धकेला, इधर बैकवर्ड। इसने जब पानी को बैकवर्ड धकेला, बैकवर्ड एक्शन लगाया, बैकवर्ड एक्शन किया, एक्शन बैकवर्ड। तो जो पानी पीछे की तरफ गया उसने भी बोट पर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से आगे की तरफ बढ़ गई टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की फोर्स उसमें, रिएक्शन की फोर्स ने उसमें काम किया और रिएक्शन की फोर्स ने काम करके उस बोट को पीछे की तरफ धकेल दिया। पीछे की तरफ क्यों, आगे की तरफ धकेला। पीछे की तरफ हमारा फोर्स ऑफ एक्शन लगा और आगे की तरफ हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा। इसी तरीके से अगर जिस तरीके से एक मेन, जिस तरीके यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पर ये बोट रखी है और यहाँ पे पानी है, यहाँ से एक बोट है। जब एक पर्सन जंप करके यहाँ पर आता है तो वो एक फोर्स लगाता है, बोट पर फोर्स लगाता है और बोट पर फोर्स लगाता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, तो उस डाउनवर्ड फोर्स के रिजल्ट में उस पर भी एक अपवर्ड फोर्स लगती है, अपवर्ड फोर्स। और उस अपवर्ड फोर्स की वजह से वो इधर आ जाता है और जो डाउनवर्ड फोर्स लगती है, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वो कुछ बोट जो होती है मूव बैकवर्ड इन वाटर, मूव बैकवर्ड। जो नाव है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ चली जाती है। नाव, हाँ, experience of backward force, experience of backward force, experience of backward force when water coming out top hose pipe, coming out of hose pipe with a greater speed, सपोज कीजिए यहाँ से ये पाइप
ये हमारा हॉस पाइप था, इसमें से वाटर जो था स्प्लिट आउट हुआ, स्प्लिट यहाँ पर पानी बाहर निकला। तो इसने छोटे से एरिया से ये पानी बाहर निकला फोर्स से, तो इसने फोर्स ऑफ एक्शन किया और थोड़ा जोर से फोर्स लगा, फोर्स ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से पानी बाहर निकला। जो मोटर, यहाँ पे मोटर काम कर रहा है हमारा, मोटर जो यहाँ पे चल रही है, मोटर ने यहाँ पे फोर्स लगा रही है बहुत जोर से। जब इस मोटर ने यहाँ पे फोर्स लगाया तो वाटर बाहर निकल के जो आया यहाँ से जो वाटर बाहर निकल के आया, इसने भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पे लगाया, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। इस एक्शन की फोर्स ने इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाया, जिसकी मदद से ये पीछे तक गया। तो यही ये यहाँ पर भी सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से कि यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फिफ्थ, हाउ रॉकेट और एयरप्लेन फ्लाइज। हाउ रॉकेट एंड एरोप्लेन फ्लाई। तो यहाँ देखिए, हम आपको बलून दिखाते हैं, थोड़ा सा इसका इस समझने के लिए थोड़ा बलून से एग्जाम्पल लेते हैं। ये बलून था, इसमें एयर फिल है। हमने क्या किया, एयर को फिल करके एयर को इसको खोल दिया बलून को। हमने बलून को जब खोला तो यहाँ से एयर कम आउट, एयर जब बाहर निकलता है तो एयर जो होता है फोर्स ऑफ एक्शन करता है ज़मीन पर, फोर्स ऑफ एक्शन करता है ज़मीन पर, और इस फोर्स ऑफ एक्शन की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगती है, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। एक्शन में जैसे एक रिएक्शन पैदा होता है, रिएक्शन, जिसकी मदद से जो बलून होता है मूव अपवर्ड। इसी तरीके से जब हमारे रॉकेट्स हमारी जो रॉकेट्स होती हैं उनके अंदर जो फ्यूल भरा होता है, फ्यूल, और जो गैस जो होती है जलती है, तो जलने से बाहर की तरफ निकलती है, और बाहर की तरफ निकलने पर वो ज़मीन पर फोर्स लगाती है, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। एंड इस एक्शन के रिजल्ट में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसे एक्सपीरियंस करने को मिलता है, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। और दैट फोर्स ऑफ रिएक्शन लिफ्ट द रॉकेट अपवर्ड। अपवर्ड। इन सेम केस अगर हम बलून को थोड़ा इन सेम मैनर, अगर हम एयरप्लेन की बात करें तो कैसे, अगर हम इसकी ऑरिएंटेशन को बदल दें बलून की, अब बलून यूं चल रहा है, पहले यूं था, अभी एक्शन यूं लगा रहा है, एक्शन, तो एक्शन के रिजल्ट में से रिएक्शन इधर मिल रहा है, एक्शन का रिएक्शन से इधर मिल रहा है। तो रॉकेट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से
जो हमारी जेट और एयरप्लेन्स होते हैं वो भी इसी तरीके इसी फंडे पे हम करते हैं, इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। तो जेट एंड रॉकेट जो होते हैं उसने यहाँ से गैस आउट होती है, इसमें से गैस निकलती है, गैस कम्स आउट, और एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है, बैकवर्ड फोर्स लगाता है। और इस बैकवर्ड फोर्स की वजह से जो रॉकेट होता है उसे एक फॉरवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है, फॉरवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है। उस फॉरवर्ड फोर्स को लेकर हुए वो आगे तरफ बढ़ता है। इस तरीके से ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्स काम करती है। Now, 6th case of horse cart। घोड़ा गाड़ी कैसे चलती है यहाँ देखते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पर ये बॉक्स था, इधर एक यहाँ पर ये हमारा एक देखिए, डेट्स आवर हॉर्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्स को, और हमारी हॉर्स कार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब कैसे मोशन करता है देखिए, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और चीज लेते हैं। जो हॉर्स होता है उसे ये कार्ट मूव करना है, तो वो क्या करता है, अपने फुट से यहाँ ये जो उसके फुट्स हैं इससे एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है, ये बैकवर्ड फोर्स एज एक्शन। तो जब ये इससे बैकवर्ड फोर्स लगाता है तो ये इस कार को भी उठा नहीं पाता। इसका क्यों? क्योंकि इसे फ्रिक्शन भी महसूस करना पड़ रहा है। फ्रिक्शन
फ्रिक्शन भी महसूस करना पड़ता है। तो फिर ये और फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने के बाद में जब उसकी एक लिमिट आती है कि जब उसकी जो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो जब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाता है फोर्स, तो ऐसी कंडीशन में जो कार्ट होता है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है, क्योंकि हॉर्स को कार्ट को मूव करने के लिए फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन से भी ओवरकम होना पड़ता है, और जब तक वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ओवरकम नहीं होगा तब तक वो फोर्स नहीं ला सकता। तो फोर्स लगाने के लिए उसने जो अपने फुट से फोर्स जो रोड पे सरफेस रोड पर फोर्स लगाया वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तभी कार्ट मूव फॉरवर्ड। ओनली इन द कंडीशन इफ द फोर्स ऑफ एक्शन is more than force of friction, force of friction, only then cart move forward. तो नोट इट डाउन। हाँ, ड्राइंग करी बन गया। Now the law of conservation of momentum. Law of conservation momentum. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम? When two body act upon one another, then the momentum before the collision and after the collision remain to be same. Mean to say सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, इसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम m1 u1, इसका m2 u2, इन दोनों में क्या हुआ? कोलिजन हुआ।
एंड कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ऑफ momentum can neither be created nor destroyed. Momentum within a body can neither be created nor destroyed. It will remain constant. मोमेंटम को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2। That's the law of conservation of momentum। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विद इन बॉडी बिफोर collision is equal to v minus u upon t। then force experienced, force 1 upon 2 is equal to m 1 equal to v minus u upon t। similarly after collision v1 u1 m1 mass of object 1, m p1 initial final velocity of object A u initial velocity of object A। after collision after the collision acceleration v2 minus u2 upon t
फोर्स M2 V2 minus U2 upon T. Here M2 mass of object P और हाँ फॉर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट ए के लिए एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलेरेशन इक्वल टू m1 एक्सेलेरेशन इक्वल टू v1 माइनस u1 अपॉन t। देन फोर्स F12 फोर्स कितना हुआ m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। तो यहाँ से लेकर के हमने क्या किया इसमें m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। अगेन फॉर ऑब्जेक्ट B के लिए एक्सेलरेशन a1 a2 तो v2 माइनस u2 अपॉन t। तो फोर्स F21 m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। तो कितना हुआ m2 v2 प्लस m2 u2 अपॉन t। नाउ एच बी नो f1 इक्वल टू f12 माइनस में। तो जब हमने यहाँ पे रखे तो कितना हुआ m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t नेगेटिव। t से t कैंसल और जब सॉल्व किया तो इसे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। That's the law of conservation of mass. So with this, आप चैप्टर कंप्लीट। अयो